19 जनवरी सन 1990 का वो दिन जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो रहा था। देश का लोकतंत्र इसे सिर्फ दर्शक बनकर देख रहा था। मस्जिदों में हिंदुओं के खिलाफ वायलेंस अनाउंसमेंट की जा रही थी। कश्मीर की आजादी के नारे लगाए जा रहे थे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हिंदुओं से कहा जा रहा था कि अपने घर, धन, दौलत और औरतें छोड़कर भाग जाओ। महिलाओं के रेप हो रहे थे और मजबूरी में कश्मीरी पंडितों की आबादी वहां से चली गई। किसी दूसरी कंट्री में शायद ऐसा पहली बार हुआ था जब उस मुल्क की बहुसंख्यक आबादी ना चाहते हुए भी अपना घर छोड़कर चली गई। पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं तो बने रहें आज की इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई मूवी द कश्मीर फाइल्स कहानी नहीं बल्कि कश्मीरी हिंदुओं की वो सच्चाई है जो इतिहास में हमेशा दबकर रह गई थी। दोस्तों, अगर आपने द कश्मीर फाइल्स मूवी नहीं देखी तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, यह बात सच है कि माइनॉरिटी के साथ कई बार गलत व्यवहार हुआ है, पर यह बात भी सच है कि कश्मीरी पंडितों के साथ उतना ही खराब व्यवहार हुआ, या कहें कि उससे भी ज्यादा। ऐसा लगता है हमारा सिस्टम खुद से डरता है क्योंकि उन्हें यकीन है कि हम लोग अपने लोगों को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए हम ये मानने से भी डरते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ बुरा हुआ है। आज हम आपको बताते हैं कश्मीरी पंडितों का पूरा सच, जिसको सुनने और देखने के बाद यकीन मानिए आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बताते हैं आपको कश्मीरी पंडितों की वो भयानक कहानी जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है राजनीति से और इस कहानी की शुरुआत होती है फारूक अब्दुल्ला से, जिन्होंने साल 1982 में अपने पिता शेख फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस इंदिरा गांधी की कांग्रेस के खिलाफ चुनाव में उतारी और न सिर्फ उतरी बल्कि इलेक्शन में जीत भी गई। साल 1984 के लोकसभा चुनाव में फारूक अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी की कड़वाहट और ज्यादा तूल पकड़ने लगी। इसी कड़वाहट का नतीजा था साल 1984 में कश्मीर का सत्ता परिवर्तन। दोस्तों, फारूक अब्दुल्ला के जीजा गुलाम मोहम्मद शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के 13 विधायकों को और कांग्रेस के 26 विधायकों को छोड़कर फारूक अब्दुल्ला को सत्ता से बाहर कर अपनी सरकार बनाई। इस सरकार का कश्मीर के लोगों ने जमकर विरोध किया और धरना प्रदर्शन भी किया। दोस्तों, शायद आपको ये बात पता ना हो, लेकिन कश्मीरी पंडितों पर सबसे पहली हिंसा का मामला सन 1986 में ही आ गया था, जब अयोध्या में राम मंदिर का ताला खोला गया। इसके बाद तुरंत अनंतनाग में कई कश्मीरी पंडितों और हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया। दोस्तों, आप इस घटना से समझ गए होंगे कि कश्मीरी पंडितों को मारना ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। 19 जनवरी को तो कश्मीरी पंडितों को पूरी खूनी फिल्म से रूबरू कराया गया। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस दौरान मंदिरों और मस्जिदों पर भड़काऊ पोस्टर भी लगाए गए थे, जिसकी वजह से सरकारी ऑफिस में हिंदू काम करने वाले लोग मास कैजुअल लीव पर चले गए थे। अब घाटी में माहौल बिगड़ता देख 7 मार्च 1986 को गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को हटा दिया गया और इस तरह आजादी के बाद पहली बार घाटी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। वैसे क्या आपको ये बात पता थी? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, घाटी का माहौल बिगड़ने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार साल 1987 के विधानसभा चुनाव थे। जी हाँ दोस्तों, इन चुनाव से ठीक पहले फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया, जिसके बाद फारूक अब्दुल्ला कश्मीर में रह रहे लोगों के नजरों में एक नेता बन गए, जिन्होंने कांग्रेस के आगे खुद ही समर्पण कर दिया। अब ऐसे में नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के सामने मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट राजनीति पार्टी बनकर लोगों के सामने आया, जिसने इस गठबंधन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी। जीतने के बावजूद अलगाववादियों ने गठबंधन की सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिए। धीरे धीरे घाटी में कट्टरवाद फैलना शुरू हो गया। इसके बाद साल 1988 आते आते सिनेमा घर, पार्क, ब्यूटी पार्लर सब कुछ आतंकवादियों के निशाने पर था। चुनाव की आड़ में अलगाववादियों ने इस्लाम खतरे में है का नारा लगाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ JKLF ने कश्मीर छोड़ो का नारा बुलंद किया और यह वही दौर था जहां से शुरू हुआ हत्याओं का सिलसिला। दोस्तों, क्या आपको पता था कश्मीरी पंडितों में सबसे पहले किस पंडित की हत्या हुई थी? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साल 1989 तारीख 14 सितंबर इस दिन हत्या हुई भाजपा के अध्यक्ष और वकील टीकालाल टपलू की। इसके बाद 4 नवंबर 1989 को JKLF के मकबूल भट्ट को फांसी की सजा देने वाले न्यायाधीश नीलकांत गंजू को भी मौत के घाट उतार दिया गया। आपको शायद पता भी होगा कि इन हत्याओं की जिम्मेदारी खुद JKLF ने ली थी।
तो आप यकीन नहीं करेंगे कि उस वक्त मस्जिदों में, सड़क पर, गलियों में हर तरफ एक ही नारा था, रालिफ गालिफ या चालिफ। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है हमारे साथ मिल जाओ, मर जाओ या फिर भाग जाओ। आलम यह था कि 8 दिसंबर 1989 को तत्कालीन वीपी सिंह की सरकार में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री मोहम्मद सैयद की बेटी का अपहरण JKLF के आतंकवादियों ने कर लिया, जिस वजह से सरकार को ना चाहते हुए भी JKLF के बीच 5 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। दोस्तों, उस दौर में सरकारी जॉब करने वाले हिंदू आतंकवादियों के निशाने पर थे। उस वक्त हालात इतने नाजुक और खराब परिस्थिति में थे कि 4 जनवरी 1990 को हिजबुल मुजाहिदीन की ओर से उर्दू अखबार जिसका नाम आफ्ताब था, उसमें एक विज्ञापन प्रिंट किया गया। उस विज्ञापन में लिखा था, कश्मीरी पंडित यहाँ से चले जाएं, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। अब घाटी में बिगड़ते हालात को देखते हुए 19 जनवरी 1990 को गजमोहन को फिर से जम्मू कश्मीर का गवर्नर नियुक्त किया गया, जो इससे पहले 1984 से 1989 तक जम्मू कश्मीर के गवर्नर रह चुके थे। फारूक अब्दुल्ला ने इस फैसले के विरोध में अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इंग्लैंड रवाना हो गए। हुआ ये कि जगमोहन की नियुक्ति अलगाववादियों के लिए आंख का कांटा बन गई, तो इसके बाद कश्मीरी पंडितों पर हमले और ज्यादा तेज हो गए। दोस्तों, कश्मीरी पंडित 19 जनवरी की रात को कयामत की रात से याद करते हैं। उनके घरों को जलाया जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था और तो और उनकी बेटी और पत्नियों के साथ रेप करके उन्हें जिंदा जलाया जा रहा था। यही वजह थी कि दोस्तों 19 जनवरी 1990 के दिन को कश्मीरी पंडित रातों रात कश्मीर छोड़ने पर मजबूर हो गई। दोस्तों, सिर्फ एक रात में केवल 1-2 नहीं, 1000-1500 नहीं बल्कि 2.5 लाख से लेकर 3 लाख कश्मीरी पंडितों को घर छोड़कर भागना पड़ा। अगर आंकड़ों से कश्मीरी पंडितों का दर्द बयां हो पाए तो जरा इसे समझिए। 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 10 लाख कश्मीरी पंडित थे और आज की तारीख में 9000 से ज्यादा नहीं है। 1941 में कश्मीरी हिंदुओं की आबादी का हिस्सा 15% था। 1991 तक पहुंचते पहुंचते यह हिस्सा 0.1% रह गया। जब किसी समुदाय की आबादी 10 लाख से घटकर 10,000 से कम रह जाए और उसके लिए एक ही शब्द है और वो है नरसंहार। दोस्तों, इस दिन जो याद सिर्फ और सिर्फ पलायन की वजह से किया जाता है, ऐसा नहीं कि 19 जनवरी के बाद कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या नहीं हुई। घर छोड़ना, मार पिटाई, ये तो वो दर्द है जो हमें दिखता है, लेकिन हम वो दर्द नहीं देख पाते जो हमें दिखता नहीं है। जैसे अनाथ हो गए बच्चों के रिश्तेदारों के हाथों में उनकी उत्पीड़न के कई मामले सामने आए। 1990 से 1997 के बीच करीब 800 बच्चे मेंटली बीमारी से पीड़ित पाए गए। इतना ही नहीं दोस्तों, महिलाओं के हालात तो पलायन से पहले भी खराब थे और पलायन के बाद भी। उनके ऊपर फिजिकली और मेंटली इतने ज्यादा प्रेशर था कि महिलाओं का मेनोपॉज 40 की उम्र से पहले हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से कुछ महिलाओं की उम्र 34 साल से भी कम थी। दोस्तों, पिछले 32 सालों से इन्हें इंतजार है उस वक्त का जब इनके कातिलों को सजा मिलेगी और ये अपने घर बेखौफ होकर जा पाएंगे और सर उठाकर उन्हीं गलियों में घूम सकेंगे जहां कहीं ये अपने बचपन में खेला करते थे। हालांकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2015 में कश्मीरी पंडितों के पुनर्निवास के लिए 2000 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की है, पर आप खुद सोचिए इतने सारे लोगों का इससे क्या ही होगा। कितने फ्लैट मिलेंगे, कितनी नौकरियां बनेगी। 219 जनवरी का दिन उन तमाम मजबूरियों और दर्द का दिन है जब आपके अपने ये लोग आपको अपने घरों से भागने के लिए मजबूर कर रहे थे। सरकार आपका साथ नहीं देती और फिर आपके दर्द को भुला दिया जाता है। वैसे तो हमारे भारत में कई जगहों पर अत्याचार हुए हैं, उन पर बात भी होती है, लेकिन कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को सेकुलर रहने और देश में समरसत्ता लाने के नाम पर बहा दिया जाता है। आपको नहीं लगता सरकार को कश्मीरी पंडितों को उनका हक दिलाना चाहिए, उनके घर पहुंचाना चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट में बताना मत भूलना और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी कश्मीरी पंडितों के उन हालातों के बारे में और देश में उस समय क्या हुआ था इसके बारे में जान सकें। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।